चीन ने लद्दाख के एरिया में बाकायदा ये जो हॉट स्प्रिंग और गोगरा पॉइंट है जहां दोनों देशों की सेना आमने सामने है, वहां उसने अपनी स्ट्राइक कोर को नियुक्त किया है। यानी उसके मन में पक्का है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे दो दो मोर्चे पर घुसपैठ करने की नीयत रखता है। अब भारत भी उसकी इस चाल को समझ रहा है और भारत ने जो अपना स्ट्राइक कोर नियुक्त किया है, साथ के साथ पूरी सेना को अलर्ट पे रखा है। अगर चीन ने जरा भी हरकत की, चाहे वो पाकिस्तान को साथ मिला ले, निश्चित रूप से जीत भारत की होगी। और अब मोदी की योजना है कि जितने भी उद्योग धंधे भारतीय उद्योगपति चीन में कर रहे हैं, उन सबको भारत में वापस लाया जाए। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन हमेशा विस्तारवादी नीति को लेकर बदनाम है और वो कई मोर्चे पर हमेशा धोखाधड़ी करता है। भारत के साथ भी यूं तो 12 दौर का कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है और वो हो रही है लद्दाख एरिया में, जहां LAC पर आमने सामने दोनों देशों के सैनिक डटे हुए हैं। चीन ने कहा था कि तुम अपने सैनिक हटाओ, हम अपने हटाएंगे, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही चालाकी थी। इसीलिए आपको बताएं, हॉट स्प्रिंग और गोगरा जो पॉइंट हैं, उस पॉइंट पर उसने अपने सैनिकों को बिठाए रखा, सैनिक पीछे नहीं हटाए। और तो और उसने क्या किया है कि चीन ने अपने 16 एयरबेस हमारे भारत की लगती हुई सीमाओं पे बना दिए। यह काम तब कर रहा था जब एक तरफ वो भारत से वार्ता कर रहा था। और अभी आपको बताएं, चीन ने लद्दाख के एरिया में बाकायदा ये जो हॉट स्प्रिंग और गोगरा पॉइंट है जहां दोनों देशों की सेना आमने सामने है, वहां उसने अपनी स्ट्राइक कोर को नियुक्त किया है। यह स्ट्राइक कोर में तोप, टैंक, मिसाइल दागने वाले दस्ते होते हैं। और ये खाली इसने यहां पर डिप्यूट नहीं किया है, पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया। यानी उसके मन में पक्का है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे दो दो मोर्चे पर घुसपैठ करने की नीयत रखता है। वो पाकिस्तान को भी इसके लिए उकसा रहा है कि वो हमला करे और चीन एक साथ हमला करने की तैयारी में है। लेकिन भारत उसका हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एक तरफ वो कमांडर लेवल की जो बातचीत है वो जारी रखे हुए है, भारत भी उसको डिनाई नहीं करता है। उसने कहा हम भी गए, बातचीत करी, लेकिन इस बार चीन की चाल में भारत नहीं आने वाला। और आपको बताएं, जैसा चीन ने किया, स्ट्राइक कोर को नियुक्त किया, भारत ने भी अपनी स्ट्राइक कोर को नियुक्त कर दिया है। और ये जो स्ट्राइक कोर है, भारत ने जो नियुक्ति की है, बाकायदा उन लोगों को नियुक्त किया गया जो जम्मू में, कश्मीर में, पहाड़ी क्षेत्र में, पंजाब के एरिया में डिप्यूट थे। यानी ऑलरेडी तैयार थे बिल्कुल हमले के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पहले भी बता चुका हूं कि जो लद्दाख का एरिया है वहां -20-30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और वहां किसी सैनिक को अगर प्लेन एरिया से ले जाते हैं तो उसको वहां लड़ाई के लिए तैयार होने में 10 से 15 दिन लगते हैं, क्योंकि उस माहौल में उसको वहां रमना होता है। वहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां टेम्परेचर का फर्क है, और इसलिए कोई भी प्लेन आदमी प्लेन एरिया से जाकर वहां अचानक युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने चीन की चालाकी देखते हुए और उसका जो स्ट्राइक कोर है उसकी नियुक्ति की नीयत को देखते हुए तुरंत कश्मीर के सैनिकों को वहां डिप्यूट किया और तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार सैनिकों को वहां भेजा। दूसरी तरफ आपको बताएं कि वो जो चीन है वो ताइवान में ऑपरेशन गुलाम चला रहा है। ताइवान में कब्जा करने के लिए चीन अपने क्षेत्र में ऑपरेशन गुलाम चला रहा है और उसमें बाकायदा वो हमला करना और कब्जा करने की प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी मंशा है कि वो किसी तरह ताइवान को कब्जा ले। आपको बताएं, पिछले दिनों चीन ने धमकी दी थी ताइवान को और उनको कहा था कि यदि आप अपने को गुलाम घोषित करना चाहते हो, यदि ताइवान कहता है कि हमारी आजाद सरकार है और हम चीन के आधिपत्य में नहीं रहेंगे, तो आप हमले के लिए तैयार रहिए, युद्ध के लिए तैयार रहिए। तो ताइवान ने उसकी इस धमकी को दरकिनार कर दिया। यानी सीधे सीधे कहें तो ताइवान ने यह घोषणा कर दी कि तुम युद्ध करो, हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ताइवान छोटा सा देश है, चीन बहुत बड़ी ताकत है। आखिरकार ताइवान ने यह चीन को धमकी क्यों दी? इसके पीछे है अमेरिका। आपको बताएं, अमेरिका जो हमेशा ताइवान में दखल अंदाजी चीन की नहीं चाहता, और ताइवान के और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं।
हथियार, गोला बारूद, फाइटर प्लेन सब अमेरिका ताइवान को देता है। और इसलिए चीन अगर जरा भी जुर्रत ताइवान में कब्जा करने की करेगा, क्योंकि ताइवान में कब्जे का मतलब है कि पूरा जो एशिया एरिया है उसमें फिर चीन की दखलंदाजी, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। और इसलिए अमेरिका हमेशा ताइवान के साथ खड़ा है। लेकिन आपको बताएं, इन सब में भारत भी चौकन्ना है कि यदि वो ताइवान पे हमला करता है तो भारत के लिए एक मौका होगा चीन को पीछे खदेड़ने का, और मौका होगा पाकिस्तान में जो कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने ये पीओके पे कब्जा किया हुआ है और चीन ने जो अक्साई चीन पे कब्जा किया हुआ है, अपने उस क्षेत्र को भी छुड़ाने का ये मौका होगा, जिसको चीन समझता है कि अब मोदी सरकार है और इसलिए उसके नेक पक्के इरादे हैं, वो अपने कब्जाए हुए क्षेत्र को छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। तो चीन इसलिए जानता है, और इसलिए आपको बताएं कि उसने जो है लद्दाख के एरिया में जो कब्जा किया हुआ है, जिस क्षेत्र में जो चीन का अधिकार क्षेत्र है, उस एरिया में युवकों की भर्ती का आदेश जारी किया है बाकायदा। और उसने कहा है कि हर घर से एक युवा सेना में कंपलसरी भर्ती होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वो जान रहा है कि जो पहाड़ी एरिया है जहां -डिग्री टेम्परेचर है, वहां चीन के सैनिक टिक नहीं सकते भारत के सैनिकों के सामने, क्योंकि उनके अंदर पहाड़ों पे लड़ने की युद्ध कला उनके अंदर आती ही नहीं। वो पहाड़ी पे चढ़ नहीं सकते, वो पहाड़ी पे लड़ाई तो खाक करेंगे। और इसलिए उसने योजना बनाई कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में चीन के रहने वाले लोग हैं उनको वो सीधे सीधे सेना में भर्ती करेगा। उसके लिए क्या योग्यता है? कोई योग्यता नहीं। आप लड़ाई लड़ना जानते हैं, आपको गन चलाना बताया जाएगा, बम फेंकना बताया जाएगा, आप लड़िए। ये चीन की तैयारी है जो वो भारत से मुकाबले के लिए कर रहा है। अब भारत भी उसकी इस चाल को समझ रहा है और भारत ने जो अपना स्ट्राइक कोर नियुक्त किया है, साथ के साथ पूरी सेना को अलर्ट पे रखा है। और इसीलिए आपको बताएं कि लद्दाख का जो एयरबेस है भारत का, उसमें बाकायदा भारत ने राफेल की नियुक्ति की है, राफेल को वहां पर रखा है। और इसीलिए रखा है कि जब भी कभी चीन हरकत करने की कोशिश करे उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यूं तो आपको बताएं, इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने नाटो के 30 देशों को उसकी इस विस्तारवादी नीति का विरोध करने के लिए कहा है। तो अमेरिका और नाटो के 30 देश इस चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर हमेशा विरोध में रहे हैं। और यह भी सबको याद रखना होगा कि चीन वही चीन है जिसने कोरोना वायरस फैलाया है। कोरोना वायरस को लेकर यूं तो चीन कहता है साहब इसको किसी देश से नाम ना दिया जाए, ये हमारे नाम क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन इस बात के सबूत अमेरिका के कुछ लोगों ने दिए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सबूत हैं कि ये चीन की लैब से फैला है। अब इस मुद्दे को हमेशा ढक दिया गया क्योंकि इस बात के पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले थे। लेकिन जिस तरह की खबरें बीच में आई थी और जिस तरह की तैयारी देखने को चीन की मिली थी कि चीन ने एक तरफ तो यह कहा कि साहब हमारी तो लैब से फैला है, फिर सवाल उठता है कि उसने वैक्सीन पहले कैसे बना ली, उसने पीपीई किट पहले कैसे बनाई, उसके पास जो ये संसाधन थे और दवाइयां थी ये पहले कैसे बनाई। क्या चीन जानता था कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा और उसके लिए पीपीई किट और दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, उसी को बेचकर वो अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन भारत ने उसको करारा जवाब दिया और भारत ने आत्मनिर्भर बनकर अपने मास्क खुद बनाए, पीपीई किट खुद भारत ने बनाई, दवाइयां भी भारत ने बनाई और इतना ही नहीं वैक्सीन भी भारत ने खुद बनाई। और इसी से चीन को अरबों रुपए का, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की चपत लगी। और अब मोदी की योजना है कि जितने भी उद्योग धंधे भारतीय उद्योगपति चीन में कर रहे हैं उन सबको भारत में वापस लाया जाए। जो सुविधा उनको चाहिए वो भारत देगा, लेकिन उनको भारत में वापस लाया जाएगा। उनका ये जो ट्रांसफर करने में नुकसान होगा इसकी भी भरपाई मोदी सरकार करेगी, ऐसी घोषणा की है। और उसके कारण से बहुत सारे उद्योगपतियों ने वापसी भारत के अंदर की है, जिसके कारण चीन को करारा झटका लगा है। 1 लाख करोड़ रुपए का झटका अभी तक चीन को भारतीय उद्योगपति दे चुके हैं। अब भारत चीन की सेना से दो हाथ करने के लिए बैठी हुई है। आपको याद होगा 1 साल से चीन के सैनिक लद्दाख एरिया में आमने सामने हैं। उसका दिमाग में यह था कि किसी तरह तेरे बहकावे में भारत वाले आ जाएंगे और तू कहना साहब बातचीत चल रही है, इसी में भारत वाले पीछे हट जाएंगे,
बर्फ पड़ती है वहां सब पीछे हट जाए, तू बाद में कब्जा कर लेना। और इसी नियत से उसने अपना स्थायी निर्माण चोटियों पे किया, LAC के उस पार जो चीन का एरिया है उसमें किया। भारत एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए था, और जब भारत को यह लग गया कि चीन अपने एरिया में पक्के निर्माण कर रहा है, चीन भारत के बॉर्डरों से लगे हुए एरिया में एयरबेस बना रहा है, तो भारत ने भी पक्के निर्माण करने शुरू कर दिए। और एक मोटा फंड मोदी सरकार ने सेना को इस काम के लिए दिया कि लद्दाख में जहां -डिग्री टेम्परेचर में हमारे सैनिक पहरा दे रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं दी जाएं, उनको वो सारे संसाधन दिए जाएं जो वहां उनको स्थिर होने के लिए जरूरी हैं। और इसलिए बड़ी तेजी से निर्माण कार्य हुआ, सड़कें बनी, एयरबेस बने, और वहां पर फाइटर प्लेन हमारे डिप्यूट किए गए, जिसके कारण चीन हतप्रद है और वो सोच नहीं सकता कि हो क्या रहा है। अब उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिक तैयारी में बैठे हैं। अगर चीन ने जरा भी हरकत की, चाहे वो पाकिस्तान को साथ मिला ले, निश्चित रूप से जीत भारत की होगी। और चीन ने जो बरसों से भारत की जमीन कब्जाई हुई है उसको उसे खाली करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो आपको बताएं कि ये चल रहा है, उसका ताइवान से तनाव जो चल रहा है, ताइवान से अगर वो झगड़ा करता है तो निश्चित रूप से अमेरिका, ताइवान और भारत मिलकर चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, जिसको देखकर चीन की बौखलाहट है। और पिछले दिनों दलाई लामा को धन्यवाद दिया था, बधाई दी थी, मोदी जी ने जन्मदिन की बधाई दी थी, जिसको लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन मोदी हैं कि किसी की मानते नहीं, ना सुनते हैं, उनको जो करना है वो करते हैं। और देश के दुश्मन देश चीन से क्यों डरें, ये बिल्कुल साफ संदेश मोदी सरकार की तरफ से और मोदी जी की तरफ से दलाई लामा को लेकर था, जिसके बाद चीन अब बौखला गया है और उसको लगता है कि जो भारत हमेशा उसके सामने घुटने टेकता था कांग्रेस की सरकारों में, आज वो मुकाबले के लिए सामने खड़ा है। निश्चित रूप से उसको भय व्याप्त है, और भय है सरकार और हमारे सैनिक का। इसके लिए मोदी सरकार और हमारे सैनिक को बार बार बधाई और सैल्यूट करना जरूरी है। वंदे मातरम।